राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एमपीटेट के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहे हैं हम अदर टीईटीज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर। और पिछला जो लेक्चर था हमारा, वहाँ पर आपसे एक ओपिनियन लिया गया था कि हम साइंस के क्वेश्चंस का क्या करें। अब हमें ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो वेटेज है वो जैसा भी रहे, लेकिन हम साइंस के क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हमें इस बात की जल्दबाजी नहीं रहेगी कि उन्हें जल्दी हम कंप्लीट कर दें। अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एमपी में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो उसका एक बेहतर और एक अच्छा सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हम सबसे पहले सीटेट में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा बेसिक भी अच्छा तैयार होगा। और आप ये भरोसा रखें, जैसे हम मैथ्स में एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही हम साइंस में उसे एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में हम उसे समझाएंगे। तो अपने लगभग 20 लेक्चर के आसपास जो भी सीटेट में पेपर हुए हैं, 11 से लगभग 22 तक जो भी पेपर हैं, 17-18 के आसपास पेपर हैं, 18 पेपर हैं जहाँ तक है, तो 18 वो सेट अपने तैयार होंगे ना, तो सारे टॉपिक अपने बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दूसरा, ऐप पर जो हमें पढ़ाना है, जो पढ़ा रहे हैं हम साइंस में, वो एज इट इज़ एनसीईआरटी को लेकर ही हम समझा रहे हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम रेफरेंस के तौर पर आपको जब सीटेट के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है, और वही एनसीईआरटी हम एज इट इज़ पढ़ाने वाले हैं ऐप पर। तो ऐप पर थ्योरी के लिए जा सकते हैं, बाकी जितना यहाँ पर आएगा वो हम ज़रूर पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा कवर उसमें होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर, जो हम करने वाले थे। जो अपनी थीम है कि ज़्यादा टाइम इधर उधर ना करके सीधे हम अपनी पढ़ाई को टाइम दें, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 दी पावर 50, 3 टू दी पावर 40, 4 टू दी पावर 30, 5 टू दी पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर ये पावर इतनी बड़ी ना होती तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान होता। तो अगर हम पावर को छोटा करना चाहते हैं तो जो पावर है उस पावर में किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से हम इंटू कर सकते हैं और कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर पावर फ्रैक्शन में होती, भिन्न के रूप में पावर होती, भिन्न के रूप में मतलब क्या होता कि वो अंडर रूट की फॉर्म में पावर आ रहा है, रूट की फॉर्म में पावर आ रहा है। कैसे आता? जैसे इस तरह से लिखा होता, इस तरह से कुछ लिखा होता, 5 टू दी पावर 5 और इसका 4th रूट पूछा होता, या रूट और बड़ा कर लेते हैं हम, 7th रूट पूछा होता मान लो। इसका मतलब होता 5 टू दी पावर 5/7। जो मूल पूछा जाता है वो नीचे लिखा होता है। अगर इस तरह से होता, नीचे फ्रैक्शन में नीचे कुछ लिखा होता, भिन्न में नीचे कुछ लिखा होता, तो हम गुणा करने जाते, लेकिन अभी बड़ी बड़ी संख्या है तो हम भाग करने जाएंगे। एक ऐसी बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर सके, 20, 30, 40 और 50 को विभाजित कर सके, और सीधे जुबान पर आएगा सर 10, तो 10 से सभी को भाग लगाएंगे तो क्या कहानी बचेगी? 2 की घात 5, 3 की घात 4, 4 की घात 3 और 5 की घात 2। इसे हम लिखेंगे, 2 का 5 बार गुणा करोगे, 2, 4, 8, 16, 32। 3 का 4 बार, 3, 9, 27, 81। 3, 9, 27, 81। 4 का 3 बार, 4, 16, 64 और 5 का 2 बार 25। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 81, सबसे छोटी संख्या 25। सबसे बड़ी पूछ रहा है 81, मतलब 3 टू द पावर 4, और ये अपना आंसर। इजी क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट था वो भी हमने समझ लिया। अब व्यंजक 27x³ 27x² बाय 9xy² प्लस y³ को 3x प्लस y से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल तथा शेषफल बताओ। इससे पहले भी हम कर चुके हैं एक क्वेश्चन भागफल का।
अब देखो इसमें जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को देखा, थोड़ा सा दिमाग की घंटी को तैयार रखा करो बजने के लिए। जैसे ये एक्सप्रेशन देखा, इसमें 4 स्टेप हैं और यहाँ पर 2 स्टेप हमें समझ में आ रहे हैं। ये होल क्यूब स्टेप है, ये भी होल क्यूब स्टेप है। ये किसका होल क्यूब है? ये है 3x का। ये किसका होल क्यूब है? y का। तो क्या ये कुछ इस तरह से हो सकता है? एक अंदाजे के तौर पर हमने इसे लिया और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3 पहले था, इंटू करेंगे 27, 3a स्क्वायर बी मतलब x स्क्वायर y प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, x एज इट इज b स्क्वायर है तो y स्क्वायर। देखो क्या इस तरह से लिखा हुआ है, 27x स्क्वायर y, 27x स्क्वायर बाय 9xy स्क्वायर बिल्कुल लिखा हुआ है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3x प्लस वाई। इससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये होता है 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6xy। और शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 0, शेषफल बचेगा 0। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कुछ डाटा लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 लिखा हुआ है। अब बताओ अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? 5 से ये 5 कट जाएगा, जो शेष बचा गुणा में वो क्या है? भागफल। और शेषफल क्या बचा? 30 में 5 से भाग लगाओगे, शून्य शेषफल बचेगा। तो आप यहां समझना, हमने 3x प्लस वाई से भाग लगाया, जो गुणा में 3 बार 3x प्लस वाई लिखा था, एक बार कट गया, और कट गया मतलब शेषफल अब क्या हो गया? 0। 5 से ये 5 कट गया, शेषफल हो गया 0। अगर शेषफल 0 तो भागफल क्या बचेगा? बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। तो भागफल इसका होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy, और शेषफल होगा 0। 9y स्क्वायर 6xy प्लस x स्क्वायर और शेषफल 0। ये आंसर बनेगा हमारा। कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे है 21168 टू द पावर 2a 3b 3 टू द पावर v 7 टू द पावर c है, जहां a b c प्राकृत संख्या है। तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा? तो हमें इसे ब्रेक करना होगा। इसे ब्रेक करना होगा तो ब्रेक कर देते हैं। 21168 ब्रेक करने हम जाते हैं। लास्ट के 2 डिजिट आप देखो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो 4 से हम कर देते हैं सीधे इसे। चलो 2 से ही कर देते हैं, फिर भाग नहीं जा रहा है 0। 11 में 5 बार जाएगा, 6 में 3 बार और इसमें 4 बार। 10 में 5 बार जाएगा, 5 में 2 बार जाएगा, 1 बचेगा। 13 में 6 बार जाएगा, 14 में 7 बार जाएगा, ये बचेगा। ठीक, फिर देखो 3 से लगाओगे, 3 से 1 बार जाएगा, 22 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। 3 पंजे 15, नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर लिया है ऐसा लग रहा है हमें। देखो क्या गड़बड़ किया है, 2 से गया 1 बार, फिर 1 में नहीं जा रहा था 0, 11 में 5 बार बचा 1, 16। ये गड़बड़ कर लिया अपन ने यहाँ पर। कैलकुलेशन में बिल्कुल हो सकता है, हमसे हो रहा है, आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ये 16 हो गया था, 8 बार जाएगा, ये 8 का 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर अपन 2 से करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। फिर 2 से हम करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर हम देखो 3 से जाएगा, 3 से करेंगे, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, फिर 1 बार, फिर 3 से करेंगे,
3 से करेंगे हम, 3 एकम 3, बचेगा ये 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 7 और 4 11 और 1 12, फिर 3 से होगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27, फिर 7 से होगा और फिर 7 से होगा। इस तरह से ये पूरा भाग चला जाएगा। 2 से कितनी बार गया? 4 बार, 3 से गया 3 बार, 7 से गया 2 बार। और यही हमें सामने लिखना है 2 द पावर a, 3 टू द पावर b और 7 टू द पावर c। इससे हमें पता चलेगा, कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है 3 और c की जगह क्या है 2। तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 4a, 4 की जगह 4a की जगह 4 और -5b, b की जगह 3 प्लस c की जगह 2। 16 में से 15 जाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 आंसर हो जाएगा। 3 आंसर बनेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमें दे रहा है 3 आंसर। ये आंसर बन जाएगा अपना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक चिड़ियाघर में हिरन एवं मोर हैं। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 तथा उनके पैरों की संख्या 200 है। अब सिर 80 हैं। देखो हिरन के कितने पैर? हिरन के पैर 4 और मोर के कितने? 2। मोर के 2, हिरन के 4। हम ये मान लें सभी 2 पैर वाले हैं, मतलब 80 सिर हैं तो कम से कम 160 पैर तो जरूर होंगे ही होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर 160 पैर हैं, लेकिन हैं एक्चुअली में कितने? 240 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो ये 40 एक्स्ट्रा किसकी वजह से हैं? ये 40 एक्स्ट्रा हैं हिरन की वजह से। हिरन की वजह से। एक हिरन में एक्स्ट्रा कितना? तो हिरन में, एक हिरन में एक्स्ट्रा होता है 2 पैर, क्योंकि 4 हिरन के पैर होते हैं, 2 तो हमने ले लिए ना। एक्स्ट्रा कितने हिरन के? अब 2। तो 40 बढ़ाने के लिए हिरन, कितनी हिरन होंगी? 40 पैर बढ़ गए 2-2 करके। कितनी हिरन हैं? 20 हिरन हैं। तो मोर कितनी हैं? 80 में से अगर 20 हिरन हैं तो बची हुई 60 क्या होंगी? मोर। और 60 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसे आप ट्रेडिशनल करके देखना चाहते हैं, 2x 4x उस तरह से करना चाहते हैं तो उस तरह से भी हो जाएगा। उस तरह से कैसे होगा? दोनों के सिरों की संख्या कितनी है? x + y, ये हो जाएगी 80। इसमें से 2x + 4y, ये हिरण है 4, ये कितना हो जाएगा? 200। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसे सॉल्व करोगे आप, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x हमने माना है मोर, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे हम चलेंगे। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु के 4 गुना थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो वो एक्सप्रेशन हमें दे रहा है। मतलब वो हमें चाहता है कि आप ये बताओ आप सॉल्व कैसे करते हो, आपका बेसिक कैसा है, तो हम बेसिक बता देते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बेसिक भी देख लिया था, वैसे ही यहाँ पर हम बेसिक पर चलते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है x, और उसी x से ये होना है और वही एक्सप्रेशन अपन को दे रहा है। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की दोगुनी है। तो अभी की आयु, बेटी की आयु अगर x है, वो दे भी रहा है। बेटी की वर्तमान आयु क्या है? x है। तो बेटी की आयु x, तो अभी की क्या हो जाएगी? 2x। वो बोल रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु, बेटी की आयु की 4 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले x - 5 और 2x - 5 अनुपात देखेंगे। बेटी अगर 1 होगी तो वो 4 होंगे। इसका मतलब 4 गुने का मतलब ही ये होता है 1 और 1 का 4 गुना 4, ये अनुपात होगा। इसका यहाँ इंटू इसका यहाँ, 4 of x - 5 इज इक्वल टू 2x - 5, ये इक्वेशन बनेगा। या इस इक्वेशन को इसे हम क्या लिखते? 5 वर्ष पहले क्या लिखते? x - 5 और 2x - 5, ये इस तरह से लिखते। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले
ये 4 गुना थे। अगर हमें मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है, गणितीय समीकरण बनाना है, तो गणितीय समीकरण में लगता है बराबर का चिन्ह। ये 4 गुना है, तो इसे अगर अपन 4 गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 4 ऑफ x माइनस वाई, 4 ऑफ x माइनस वाई, 2x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर। तो ये दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 अपॉन 3, 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6। तो 5x माइनस 2 अपॉन 4 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई जो शायद पहले क्वेश्चन में थी कि जब नीचे कुछ है इसे हटाना है। क्वेश्चन सिंपल करना है तो हटा देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। हटा देंगे हम। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 2 और 6 ये हटाना है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 6 से इंटू करेंगे, 3 से ये कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6x माइनस 4। 2 से इसको काटोगे 3, 3 का फिर वापस करोगे 6x प्लस 9, 6 से यहाँ करोगे 6x हो जाएगा, 6 से यहाँ पूरा कट जाएगा, 7 बचेगा। 6x से ये 6x कट जाएगा, 6x यहाँ बचा रहेगा। 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, 5 यहाँ जाके घटेगा तो 6x बराबर कितना, 5 घटेगा 2 बचेगा। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। x का वैल्यू 1/3 आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5x माइनस 2 अपॉन 4। तो रिक्वायर्ड अपन करते हैं, रिक्वायर्ड 5x की जगह 1/3 माइनस 2 अपॉन 4। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 5 माइनस 6 और नीचे पहले से 4 था, गुणा में 3 और आ गया, माइनस 1/12। सिर्फ कैलकुलेशन का, तसल्ली से कैलकुलेशन करने का ये क्वेश्चन था। -1/12 ए ऑप्शन, -1/12 ये अपना आंसर बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी आ गया तो फिर चलते हैं आगे। 7 माइनस 4√3 का वर्गमूल क्या होगा, 2017 में पूछा गया था। अब इसका वर्गमूल पूछा है, मतलब अंदर वर्गमूल किसका आएगा, इसका वर्गमूल पूछा है तो अंदर कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, या तो ये इस फॉर्म में प्लस के फॉर्म में या माइनस में, बीच में क्या लगा है माइनस, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, माइनस का। और माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये कुछ भी कर ले, इनको घोल लेगा, प्लस कर लेगा, लेकिन ये स्टेप तो क्या रहेगा, अलग रहेगा, -2ab वाला, क्योंकि माइनस के साथ वाला स्टेप दिख रहा है। तो ये जो स्टेप है ये 2ab है, 2ab है। तो 2ab इज इक्वल टू 4√3, 2 से कैंसिल करोगे तो ab कितना आ जाएगा, 2√3। अब इसे अगर हम भाषा के रूप में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 2 संख्याओं का गुणा करके 2√3 है, 2 संख्याओं का गुणा करके 2√3 है। अब ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है या तो ये 1 × 2√3 हो, बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, या तो ये 2 × √3 हो। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि आप जब इसे वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, 7, और ये तो अपन को पता है 4√3 था। अब दोनों का वर्ग करके जोड़ें, इसे यही पढ़ेंगे ना, दोनों का a का वर्ग किया, b का वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया, कितना मिल रहा है, 7। क्वेश्चन के हिसाब से अपन को तो यही बनाना है रिलेशन, 4√3 ये दे रहा है, बस a और b देखना है क्या, और जैसे ही पता चलेगा वहाँ वो अपन ये पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। अब देखो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 4 × 12, 12 और 1 13 वर्ग करके जोड़ना है, 13 आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 का वर्ग 4 और ये 3, 4 और 3 7, ये हो जाएगा, a की जगह 2, तो अपना फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बन जाएगा, एक्चुअली में बन जाएगा a की जगह 2 और b की जगह √3। और ये है अपना ये एक्सप्रेशन, इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3, स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल में, बस इतनी सी बात होगी। तो 2 माइनस √3 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 माइनस √3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में ही आएगा, ये आंसर बनेगा।
और हर क्वेश्चन में यही अप्रोच अप्लाई करनी है और इसी तरह से ब्रेक करके देखना। हमने जानबूझकर इसको पहला स्टेप ये लिया कि जो गलत है, कि आप इस स्टेप का ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 8वां, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है तो कितने समय में यह दोगुना हो जाएगा। इसमें लिखा नहीं है पर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो अपन सॉल्व करने जाते हैं। 15 वर्ष 6 माह मतलब 15.5 वर्ष, 15.5 वर्ष का मतलब होगा 31/2, 31 का आधा 15.5, तो 31/2। P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 से ये कहानी चलती है PRT अपॉन 100 और ये होता है क्या, SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब 3 गुनी हो रही है, मतलब 1 रुपये दोगे तो कितना मिलेगा, 3, ब्याज कितना 2, तो SI कितना 2, P कितना 1, R पता नहीं है, टाइम कितना 31/2, 31/2, ये 100। अब ये क्या करोगे, 400/31, R कितना आ जाएगा 400/31 आ गया, ये आ गया 400/31। अब हम चलते हैं, चाहिए क्या, करना क्या है, हमें डबल करना है, कितने समय में हो जाएगा, तो P प्रिंसिपल 1, रेट अपन को P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये 400/31 और नीचे आता है 100, और ये कितना मिल जाए, जितना प्रिंसिपल है उतना ही ब्याज। दोगुने होने का मतलब है 1 दिया तो वापस कितना मिलेगा 2, 1 मूलधन 1 ब्याज, तो PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा 31/4, तो T बराबर क्या आ गया 31/4। 31/4 वैसे तो सीधे सीधे क्या होगा, उसका आधा ही होगा, वो अभी समझा देंगे हम। 31/4 12 से गुणा कर देंगे, तो अभी ये क्या था, ईयर था। अब इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से काटोगे ये 3 बार, ये कितना हो जाएगा 93 में 12 से भाग लगाओगे, 12 7 84, 12 से भाग लगाओगे 12 7 84, तो 7 वर्ष पूरे, 12 7 84, 7 वर्ष पूरे और बचेंगे कितनी 9 महीने, 9 मंथ्स, 7 ईयर 9 मंथ्स, ये हमारा आंसर बनेगा। 7 वर्ष 9 माह मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसको हम सीधे कैसे कर सकते थे, अगर ये बात साधारण ब्याज की है तो अब जो साधारण ब्याज होता है उसमें ब्याज बराबर मिलता है। अभी ब्याज हमें पहली कंडीशन में कितना मिला था 2, कितने साल में 15.5 साल में, 15 वर्ष 6 माह में। अगर हम चाहते हैं कि हमें आधा ब्याज चाहिए तो समय भी कितना लगेगा, आधा लगेगा, तो ये तो इतना सारा हमने बता दिया। अगर यूं ही आप करते सीधे 15 वर्ष और 6 महीने को आधा ही कर देते, इसका आधा कितना होता 7.5 साल और ये आधा कितना 3 महीने, 7.5 का मतलब होता है 7 ईयर 6 मंथ प्लस 3 मंथ, तो ये क्या आ जाता 7 ईयर प्लस 9 मंथ, ये अपना वापस से वही आंसर आ जाता। सिंपल इंटरेस्ट से हम इस तरह से कर सकते थे और ये हो भी जाता, बस बेसिक बता दिया हमने कि इस तरह से करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, बता किसके बारे में रहा है, क्रय मूल्य के बारे में बता रहा है, किससे तुलना करके, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे लिखा होता है और जिसके बारे में बताया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ये लिख लो, छाप लो कॉपी के फ्रंट में, जहाँ पढ़ते हो उसके सामने जिस फ्रैक्शन में जिसके बारे में बताया जाता है वो ऊपर लिखा होता है, जिससे तुलना करके बताया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको एक ज्वलंत उदाहरण देते हैं हम। आपके स्कूल के नंबर बॉयज़ 4/10, इसी की फाइट होती थी कि इससे डंडे तो कम से कम बच जाएंगे थोड़े से, तो 4/10 ये फाइट अपनी होती थी। 10 में से 4 नंबर
बताए जाते थे नंबर कितने हैं, 4, कितने में से, 10 में से। तो जो ओवरऑल होता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, वो हमेशा नीचे होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर है, बताया जा रहा है किसके बारे में, सीपी, किससे तुलना करके, एसपी से। तो कोई भी चीज़ 3 रुपये में खरीदी, 2 रुपये में बेच दी, 2 में बेच दी तो क्या होगा, लॉस। भाई खरीदी 3 में थी, लॉस किस पे देखते हैं, सीपी पर। कितना हुआ, 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, 33 1/3% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न, 1710 की एक राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c बराबर है, ऐसा वो बोल रहा है। अब रेशियो में आपको कभी भी इस तरह से दिख जाए, अभी हम बेसिक नहीं सिखा रहे हैं इसका कि इज इक्वल टू के करके हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, अभी उसको नहीं दिखा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अगर ये दिख जाए तो क्या आपको करना है। आपको करना है इसके अपॉन में लेकर आना है, जो इसके नीचे लिखा होगा वही अनुपात होता है। अब हटाना क्या है, 4, 6 और 9 हटाना है। 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 चौक 36, 36 एलसीएम होता है। तो सभी में हम 36 से भाग लगा देते हैं और एक जगह पर लिख देंगे ये 36 क्या है, एलसीएम। क्यों किया, क्योंकि नीचे जो लिखा होता है वही रेशियो होता है। 4 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, 9, फिर 6 से काटोगे आ जाएगा 6, और 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4। 9, 6, 4 ये इनका अनुपात है एबीसी का। इस अनुपात में इनके पास पैसा होगा। अब वो क्या जानना चाहता है, ए और सी में क्या अंतर है कितना टोटल, वो जानना चाहता है टोटल का ए और सी कितना है। रुपए कितना है, 1710। टोटल देखो कितना है, 9 और 6 15 और 4 19। ए और सी का अंतर कितना है, 5। किसका, 1710 का। 19 से काटोगे 171 कटेगा 9 बार, 5 नाम 45 मतलब 450, 450 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था रेशियो का, बस यहाँ तक की कहानी थी समझने की, याद रखने की, समझने की भी नहीं, याद रखने की, क्योंकि समझाना होता तो फिर इक्वल टू में के लेके। देखो फिर से फ्रैक्शन का, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। अब बीच में देखना है, फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना हमारे लिए थोड़ा सा आगे की बात हो जाती है, तो बेहतर है फिर हम इसे सिंपल नंबर बना लें। 6, 8, 48। एलसीएम तो हालांकि 24 दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर 24 है, हाँ 24 से काम हो जाएगा, क्योंकि 12, 6, 24 और 4 सबसे 24 में भाग जा रहा है, तो सीधे हम 24 से गुणा सब में कर देते हैं। प्रश्न में भी ऑप्शन में भी कर देते हैं हम। 24 से गुणा करोगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ 24 को काटोगे, 24 से 4 बार कटेगा, 4 पंजे 20 माइनस का 20 से रेंज कहाँ तक जा रही है, ये रेंज जा रही है 24 से यहाँ गुणा करोगे 3 बार कटेगा, 7 तिये 21। बीच में क्या आएगा, -10 बड़ा होता है इससे, 0, 10, 21। ये अपन ने लिख दिया मोटे तौर पर। ऑप्शन देखो, 12 से 24 को काटोगे 2, 11 दूनी 22, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 24 एकम 24 माइनस का 17, फिर उसके बाद 4 छंग 24, 6 तिये 18 माइनस का 18। इससे माइनस में जो बड़े होंगे नंबर, -19, -18 सब इधर आएंगे, 21 से छोटे नंबर। ये तो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और छोटा नंबर है, माइनस में जितना नंबर बड़ा उतना छोटा, तो ये जाएगा इस तरफ, तो ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी देखो सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। -17 भी यहाँ कहीं, -18 भी यहाँ कहीं, 20 यहाँ कहीं आएगा, तो -22 इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अगला प्रश्न, सीरीज़। और सीरीज़ हमेशा इस तरह की जब बड़ी सीरीज़ आती है तो वो आपसे बोलती है पहला और आखिरी स्टेप अच्छे से देख लो, उसी से अपना आंसर बनने वाला है, बीच में सब कुछ कटने वाला है। इसको अगर अपन सिंपल करके लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या बनेगा, 4/5, 5 एकम 5, 5 में से गया 4। फिर अगला स्टेप 6 एकम 6, 6 में से गया 5, 5/6। अब आपको पता चल गया 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8,
ऐसा ही बनेगा और लास्ट में जाके ये क्या बन जाएगा, 100 एकम 100, 100 में से 1 गया 99/100। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ क्या आएगा 99, यहाँ क्या आएगा 98। ऐसी सीरीज चली होगी। सॉल्व क्या हो रहा है, ये पहला स्टेप ये और ये अगला, पहला स्टेप के अगले स्टेप का ऊपर, पिछले स्टेप से 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 अगले स्टेप का ऊपर, इस तरह पूरा ये बीच में कटते जाएगा। आपको काटने में जितना मज़ा आए ना, आप बीच में उतने सारे नंबर लिख सकते हो 100 तक, पूरी सीरीज़ में जितना मज़ा आता है आपको। अब यहाँ से बचा कितना 4 पहले स्टेप में से, और ये हमेशा होगा कि पहले स्टेप में से या तो ऊपर वाला पार्ट बचेगा या नीचे वाला। यहाँ बचा 4 और वहाँ से बचा नीचे 100। 4/100 का मतलब होगा 1/25, 1/25। ये आपका आंसर बनेगा 1/25, 1/25 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10 और इक्वल टू है, y भी यही दे रहा है। x बटे बाय का न्यूनतम मान पूछ रहा है, x बटा बाय मिनिमम होगा। ये भिन्न का मान निम्नतम पूछ रहा है जिसमें x अंश है y हर है। अब हम कुछ भी सोचकर देखें, थोड़ा सा यहाँ आओ, x की जगह 20 लिया, y की जगह 5 लिया, अभी आंसर कितना आ रहा है 4। अगर इसकी जगह 4 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अभी आ रहा है 4 लिया, 4 लिया तो आंसर आ रहा है 5, 5 लिया तो आंसर आ रहा है 4, फिर 10 लिया तो आंसर आ रहा है 2, 20 लोगे तो आंसर आ रहा है 1। नीचे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैल्यू कम हो रही है, तो हमें नीचे की वैल्यू कैसी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो y अपन को कैसा चाहिए, अगर वैल्यू मिनिमम, ओवरऑल वैल्यू मिनिमम चाहिए। देखो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम कब आ रही है, जब नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की वैल्यू बढ़े ऊपर की वैल्यू घटे, तो ये होगा मैक्सिमम और ये होगा मिनिमम। दोनों में रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल है, विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध है, x मिनिमम लेना है, x मिनिमम कितना है 3, क्योंकि x की रेंज है 3 से 10 तक और दोनों शामिल हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। y लेना है मैक्सिमम, y मैक्सिमम कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5। ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम मिनिमम। बस इसमें फ्रैक्शन की जानकारी आपसे चाह रहा था। अगला प्रश्न 14वां, यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, कटवा देते हैं, ये काट रही हैं, ये काट रही हैं, तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, देख लेते हैं। त्रियक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, एक तरफ बढ़ने वाले अंतः कोण ये बराबर होते हैं, नहीं इनका तो योग 180 होता है, ये तो गलत ही है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते, एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, संगत कोण बराबर होते हैं, इसके संगत ये आएगा, इसके संगत ये आएगा, ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं। त्रियक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, मतलब वो बोल रहा है ये त्रियक रेखा है, एक तरफ बाह्य कोण बना ये और फिर बाह्य कोण बना ये, नहीं ये बराबर नहीं होते, इनका भी योग 180 होता है, तो ये भी क्या है गलत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में x और y के मान क्या हैं, वो जानना चाहता है x और y के मान क्या हैं, x और y के मान क्या हैं। ये 90 दे रहा है, ये 90 दे रहा है, तो इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये 25 आ जाएगा। इसका इस ट्राइंगल से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो पी क्यू और एस आर और एस टी पैरेलल दिए, कुछ नहीं दिया है। अब हमारे पास जानकारी क्या बची, ये 90 है तो x प्लस वाई कितना होगा 90 होगा, बस यही जानकारी हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। देखो कोई भी जानकारी क्वेश्चन में ही नहीं दी तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगी। चलो इसी जो जानकारी है उससे अपन सॉल्व करने चलते हैं। 42 और 53 90 होगा नहीं, 53 और 50 90 होगा नहीं, 53 और 47 90 होगा
ये 60 और 9 100 हो जाएगा। ये 37 और 53 90 होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा आंसर है। x + y = 90। बस इतनी सी जानकारी से हमारा आंसर बन गया। बस डरना नहीं है। ज्योमेट्री में पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस ऐप में करवाई है, तो वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। AB एक वृत्त का व्यास है। ABCD इसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। बनाते हैं क्या है, AB को व्यास बनाना है। बहुत अच्छा बन गया। देखो वृत्त, आप बार बार मिटाना नहीं, कॉपी में जैसा बन जाए आपका है वो सही है। ये है C और ये D, ABCD, ये मिला दिया। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। बस इतना ध्यान रखना है। ACD, A से C और C से D, ये हमें कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है 40 डिग्री। ये 40 दे रहा है। देखो A से C और C से B, ये क्या है, अर्धवृत्त का कोण। ये क्या है, व्यास है, आधा वृत्त, और इनसे मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, समकोण बनेगा। और ये दिखेगा हमें 90 डिग्री। ये दिखेगा 90 डिग्री। देखो पूरा कितना हो गया, 90 और 40 130। तो और क्या बोला, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के कोणों का योग 180। ये हो गया 130। तो बचा कितना, 180 करने के लिए 50। तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। ये होगा 50 डिग्री। देखो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है B से A और A से D, B से A से D, यही तो पूरा जानना चाहता है, 50 डिग्री। ये अपना आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। जो प्रॉपर्टी थी चक्रीय चतुर्भुज की, उसी पर ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अगले उस पर चलते हैं हम क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा है, PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT² थ्योरम लग रहा है इसमें। PT बराबर 5 दे रहा है, PA बराबर 3 दे रहा है, तो A से B तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। चलो अपन सॉल्व करने चलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम PT² थ्योरम से। PT² थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है, सिंपल तरीके से याद कैसे रखना, P से A पर जाओ, P से B पर जाओ, P से A गए, P से B गए, बराबर P से T यहाँ 2 बार गए तो यहाँ भी 2 बार चलते हैं, P से T। तो PT² कितना, PT कितना 5, तो PT² कितना हो जाएगा 25। P से A कितना 3, P से B अपन को मिल जाएगा 25/3। PB कितना मिल गया 25/3। जब ये 25/3 है, इसमें से हटाना क्या है 3, तो निकालना है हमें AB। तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा पूरी लाइन PB में से घटा दो PA, बचेगा क्या, इस पूरे में से इतना हटा दो तो बचेगा AB। ये कितना, पूरा कितना 25/3 में से हटा दो 3, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16, और 16 के नीचे कितना 3, 16/3, 16/3। देखो ऑप्शन नंबर C में हमें दिखाई दे रहा है। ये PT² थ्योरम है जो काफ़ी पूछी जाती है, ये अपना आंसर बन जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। उन वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ज्ञात चौड़ाई वाले कमरे में कमरे की फर्श में लगाई जानी है। न्यूनतम संख्या मतलब जो टाइल होगी वो बड़े से बड़े आकार की होगी। ये 902 सेंटीमीटर में, ये 1517 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है। अब इन दोनों का जब HCF आप निकालने जाओगे, HCF आप भाग विधि से निकाल लेना, भाग विधि से सॉल्व करते जाना, और अगर नहीं आती भाग विधि तो आप भाग विधि सीख लेना। और भाग विधि जो एल्गोरिदम है उसमें सिखाई गई है, तो आप उसको सीख सकते हो। भाग विधि को तमाम क्वेश्चंस भी करवाए हैं। LCM HCF तो पूरा टॉपिक ही पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ाया है हमने, यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है, 10-12 लेक्चर हैं, जाकर देख सकते हो आराम से। तो इसे तुम सॉल्व करोगे, यहाँ से HCF आ जाएगा 41, HCF आ जाएगा
41 HCF आ जाएगा इसका सॉल्व करोगे तो 41/41 की कितनी टाइल, 41/41 की n टाइल्स लगेंगी और ये हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल कवर 1517। 41 से इसको काटोगे, ये इकाई के अंक से पता चल जाएगा। 410 और 410 कितना हो जाएगा 820। कितनी बार कट गया 20 और यहाँ 2 आ रहा है, मतलब 41 के पहाड़े में 2 कब आएगा, जब 2 बार पहाड़ा पड़ जाएगा। तो 20 और 2 22। वैसे ही अपन इसको चलते हैं, इसमें चलेंगे 410 410 410 1600 1600 कितना हो जाएगा ये 1620 1640 फिर उसके बाद कितना है 1517 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इकाई के अंक से अगर हम जाएंगे तो काट के देखते हैं 1500 141 तक है, 3 बार काटते हैं पहले तो इकाई के अंक से पता चल रहा है 37 बार कटेगा क्योंकि 1640 तो है ही नहीं, 1640 से कम है, इकाई का अंक 7 है तो सीधे सीधे पता चल जाएगा। 3 बार 30 बार पूरा जा रहा था, 7 बार और जा रहा है तो 22 और 37 का गुणा करते हैं अपन। n बराबर 22 7 154 का 4 22 दिए 66 66 और 15 हो जाएगा 81 814 टाइल्स 814 टाइल्स। बस ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है जैसे आजकल पूछे जाते हैं और इस तरह से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, परेशान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है प्रेक्षणों इनकी माध्यिका व बहुलक का माध्य। पहले माध्यिका निकालनी है, फिर इनका बहुलक निकालना है और फिर दोनों का माध्य निकालना है। माध्यिका क्या होती है, बीच वाला स्टेप होती है। एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, इसको जमाना है क्रम में, तो पहले क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। 6 6 8 8 9 9 9 और 14। डाटा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा व्यवस्थित है। अब देखने चलते हैं माध्यिका बीच वाला स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में बीच वाला स्टेप कोई भी नहीं होगा। आप सोचो ये 8 उंगलियां हैं, इसमें बीच वाली उंगली कोई है नहीं है। ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये आधा आधा पार्ट है तो बीच में हम किससे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में से हम निकालेंगे। तो अभी इसको बताते हम, ये 4 4 पार्ट। अब माध्यिका अगर निकालनी है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में क्या आएगा, 8 और 9 के बीच में क्या आता है 8.5 आता है, 8.5 आता है। तो माध्यिका कितनी आ गई 8.5 आ गई। देखो माध्यिका आ गई 8.5 और ये तो हमने बता दिया आपको प्रैक्टिकल जो सच होता है, करते कैसे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बहुलक जो बहुत बार आया है, देखो बहुत बार कौन आया है, बहुत बार आया है 9 कितनी बार आया है 3 बार, तो यही हो जाएगा बहुलक। अब बताते हैं हम इसमें माध्यिका एक्चुअली में कैसे निकालते हैं। जब पद सम संख्या के रूप में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं n बटा, माध्यिका हम निकालते हैं n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वां पद बटा 2। पद कितने हैं, पद कितने हैं 8 हैं। 8 में हमने लिया चौथा पद n बटा 2वां पद, चौथा पद प्लस n बटा 2 में एक और बढ़ा दो 5वां पद 9 बटा 2 और 17 का आधा होता है 8.5। ये आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, इन दोनों का एवरेज, माध्य चाहिए, माध्य चाहिए इन दोनों का। 8 और 9 17, 17.5 का आधा, 17.5 का आधा, 17 का आधा 8.5 और इसका 0.25 तो 8.75। ये अपना आंसर बन जाएगा 8.75। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। पहले निकाला माध्यिका, फिर निकाला बहुलक और दोनों का निकाल दिया हमने एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया क्योंकि माध्य का मतलब होता है एवरेज। अब चलते हैं आगे। आखिरी प्रश्न हमारा मैथ्स का। किसी परिवार का मासिक व्यय चित्र में दिया गया है। अब देखो इनको जोड़कर अगर तुम देखोगे ना तो ये हो रहा है 100,
और लिख दिया उसको डिग्री में, तो मे बी बुक का क्लैरिकल एरर हो, किसी का भी क्लैरिकल एरर हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सीखना है, हम सीखते हैं। अगर 100 है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, परसेंट है, परसेंट में 100 पूरा होता है। अगर डिग्री होता तो ये पूरा हो जाता 360। इतना अपन समझते हैं। अब वो हमसे बोल रहा है यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपये है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। शिक्षा तथा यात्रा, शिक्षा कहाँ है, ये है शिक्षा और यात्रा में अंतर कितना, 25% और 15% में कितना अंतर आएगा, बेहतर तरीके से आप समझते हैं, अंतर आएगा 10%। 10% कितना हो रहा है, 400। तो 100% पूछ रहा है, दोनों तरफ एक एक जीरो और चिपका देते हैं, ये हो जाएगा 4000। 4000 आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस किसके, पेडागोजी के। पेडागोजी के क्वेश्चंस में ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध में स्पष्ट होता है कि ये तीनों ध्रुव आपस में सह संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उपर्युक्त सभी। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम ने उद्देश्यों के बारे में डिस्कशन किया है और ब्लूम ने ज्ञान के 3 उद्देश्य बताए हैं। ब्लूम जो सीखने का है उसके 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इन तीनों उद्देश्यों को इस तरह से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आप अगर ट्रायंगल से भी देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी क्या है, ज्ञानात्मक की अगर बात करें दोनों से जुड़ा है, भावात्मक दोनों से जुड़ा है, क्रियात्मक दोनों से जुड़ा है। तो सभी एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये उद्देश्य। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। अगले पर हम जाएंगे। अगला, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री चाहिए, कंपास चाहिए, एक प्रकार चाहिए जिसमें आप पेंसिल को क्या करेंगे, फंसाएंगे और नाप कर फिर आर्क लगाएंगे। पैमाना मतलब स्केल चाहिए, स्केल पर ही तो नापेंगे हम, एक पेंसिल चाहिए, डेफिनेटली एक पेंसिल चाहिए, क्योंकि स्केल से नापकर आप एक पहली भुजा खींचेंगे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर खींच दी, फिर आपसे बोला गया एक 4 सेंटीमीटर खींच दो, एक 6 सेंटीमीटर खींच दो। 4 सेंटीमीटर खींचनी है तो आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर ये लोगे और 4 सेंटीमीटर से क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे, इस तरह से एक आर्क लगा दोगे, इस तरह से एक आर्क लगा दोगे, यहाँ से घुमा के फिर 6 सेंटीमीटर का लगाना है तो यहाँ से एक आर्क लगा दोगे और जहाँ मिलेगा वो अपना क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, वो एक वर्टाइसिस हो जाएगा। इस तरह से तीनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे उपर्युक्त क्या है, सभी हमारे आंसर में शामिल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है। हमें क्या करना है, तेजी से और एक्यूरेटली अगर आंसर चाहिए बच्चों से तो हम क्या करें, अगर हमने कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कंसेप्ट या कुछ भी सिखाया है बच्चों को तो हम चाहेंगे बच्चे उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और वो प्रैक्टिस कैसी है, जब हम बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो हम बच्चों से ओरली आंसर्स भी चाहते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड और फिर उसके बाद फॉर्मूले वगैरह सभी चीज़ों को हम ओरली भी चाहते हैं जो कंसेप्ट्स होते हैं। इसलिए हम थ्योरम्स को भी ओरली सुनते हैं बच्चों से, तो बच्चों को उसकी प्रैक्टिस ओरली भी होनी चाहिए और रिटर्न भी होनी चाहिए। श्रेष्ठ विधि है सिद्धांतों को समझाने की, शुद्धता से हल करवाना, बिल्कुल ठीक है करवाना चाहिए, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना, ये बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों से गलत भी हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है लेकिन इस पर फोकस नहीं हो सकता, ये रिजल्ट हो सकता है क्योंकि इसके चक्कर में गलती भी हो जाती है। जैसे कभी कभी जल्दी बहुत तेज चलने के चक्कर में हम गिर जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट अगर बड़ा है तो अपने आप हम क्या करेंगे, उस रास्ते को तेज कर देंगे। लेकिन तेज चलने पर अगर हमने फोकस कर दिया तो हम गिर सकते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकली निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, ठीक है हो सकता है। लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, अभ्यास एक बहुत ही सटीक और बहुत बेहतरीन शब्द है जिससे शुद्धता बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। तो हम जाएंगे शुद्धता के लिए, किस पर जाएंगे, शुद्धता के लिए हम जाएंगे अभ्यास पर। अभ्यास से ही शुद्धता आती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा।
अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, अनिल सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि श्रेष्ठ है? उससे ऑरली पूछा जाता है तो वो कर देता है, लेकिन लिखने में जब गणित की भाषा वो लिखता है तो वो गलतियां कर रहा है। तो मतलब ये भाषाई समस्या हो सकती है। मैं उपचार के लिए क्या करना चाहिए? उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए? नहीं, उसे श्याम पट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। एक बात हो सकती है, लेकिन श्याम पट्ट पर बच्चों को बहुत डर लगता है करने में। एक तरीका है, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते। उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्या हल की हुई हो। मतलब कुछ स्टेप सॉल्व हों, कुछ चीज़ें लिखी हुई हों, बस कुछ चीज़ें बची हुई हों। तो ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को, कि हम बच्चे को पकड़ना चाहते हैं वो कहाँ गलती कर रहा है। तो हम अगर उसको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन में हम कहीं पर साइन छोड़ रहे हैं, कहीं पर हम ऐड किया हुआ छोड़ रहे हैं, कहीं पर हम पक्षांतरण छोड़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ रहे हैं, इस तरह से हम तमाम चीज़ें जगह जगह पर छोड़ते जाएंगे तो उससे बच्चे की जो गलतियां नहीं एक्चुअली में उनको तो वो फिल करेगा, और जहां गलती होगी वहां पर वो हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हम बच्चे को बारीकी से उसकी गलतियों को पकड़ सकते हैं और हम सुधार सकते हैं। तो उपचार हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम उसे आंशिक रूप से जो खाली स्थान है वो देकर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और सीटेट 2014 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और आप इन प्रश्नों को बहुत ठंडे दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये किसी सिद्धांत पर नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे, खुद को इसमें इन्वॉल्व करोगे, तब जाकर आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, 4 की घात 3, 4 की घात 2 4 बराबर 4 की घात 5, ठीक लिखा है। 4 और 4 8, 7 की घात 3, 3 की घात 7। आधार समान नहीं है, जुड़ेगा भी नहीं, लेकिन कर दिया। ये किसी बच्चे ने किया है। शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि डैश 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 कैसे किया जाए। मतलब ये जो घातें हैं इनका वो जोड़ के लिख रहा है, बस उसने ये सीख लिया कि घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार का उसने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। घातांकों का योग और गुणन नहीं, घातांकों का योग और गुणन तो ठीक है, लेकिन उसने जो किया वो आधार में किया। समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन उसने बिल्कुल से सीख लिया। अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन उसने नहीं सीखा है किस तरह से किया जाता है, क्योंकि समान आधार था तो उसने कर दिया, लेकिन अलग अलग आधार था तो गुणन करने में उसको समस्या गई, वहाँ उसने गलती की। इसलिए इसका आंसर बनेगा अलग अलग आधार वाली संख्याओं के गुणन में बच्चे को समस्या हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? आप क्वेश्चन को पढ़ें एक बार जल्दी से। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, ठीक है। एक छोटा सा विकल्प हो सकता है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा कर रखेंगे। बच्चों को तो यूं भी अलग नहीं बिठाया जाता, उच्च और निम्न कुछ भी नहीं है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जो स्पेशली या चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग विधियों को हम लेकर आएंगे, जिससे उनके लिए जो विषय है वो और रुचिकर बने, उनका इंटरेस्ट बढ़े। साथ में जिन चीज़ों में वो लैक कर रहे हैं, क्योंकि हम चैलेंज उन्हें इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम उन्हें ऐड प्रोवाइड करवा दें, ऐड का मतलब होता है सहायता प्रोवाइड करवा दें, तो वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वही हम यहाँ पर वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके उनके लिए करेंगे। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर नहीं। शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, शिक्षक भी क्या करेंगे, वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छे डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वहाँ जो टूल्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो उपचार और बेहतर हो जाता है। तो अपना आंसर होगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है?
विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस जब हम करते हैं ना, जब किसी भी विषय के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, जैसे आपसे बोला गया पेपर का एनालिसिस करो, तो पेपर के एनालिसिस में आप क्या क्या करोगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, लेवल किस टॉपिक से क्या रहा, यही करोगे। पेडागोजी से कितने क्वेश्चन पूछे, ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे, सेक्शन में भी बांट लोगे, टॉपिक में भी बांट लोगे। ये आप खंड खंड करके समस्या का क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो जब भी विश्लेषण की बात आती है तो खंड खंड में समस्या को देखा जाता है, पार्ट्स में देखा जाता है और उसका सॉल्यूशन फिर कंपोजिट करके देखा जाता है। तो ज्ञान का समग्र रूप नहीं होता है, संबंधी सूत्रों का प्रतिपादन नहीं, ज्ञान का विखंडन, बिल्कुल जो ज्ञान है उसको विखंडित करके पार्ट्स में देखा जाता है, उसे कहा जाता है एनालिसिस करना। बॉडी का एनालिसिस, सभी पार्ट्स को अलग अलग करके एक एक को समझना, तो विखंडित रूप में समझने को कहा जाता है एनालिसिस, विश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता आती है? एक्यूरेसी, शुद्धता आती है। शुद्धता को हम समझें, विभेदकारिता मतलब डिफरेंस हम कर पाएँ। पहला होता है वस्तुनिष्ठता, डेफिनेटली एक परीक्षा की विशेष गुण में शामिल होता है। वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है जिसने पेपर को बनाया है, कॉपी चेक की है, उनकी व्यक्तिगत रुचि उसमें नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर भूगोल का प्रश्न पत्र बनाते समय जो भूगर्भ है उस पर बहुत अधिक प्रश्न नहीं आए। अगर बहुत अधिक प्रश्न हैं, इसका अर्थ ये होगा कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसका भूगर्भ में विशेष रुचि है, इसलिए उसकी रुचि यहाँ पर पेपर में प्रतिबिंबित हो रही है, तो उसमें वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से कॉपी चेक करने वाले का कि अच्छी जो हैंड राइटिंग है उसकी मात्राएं भी चेक नहीं की जा रही है, कंटेंट भी चेक नहीं किया जा रहा है, तो उसमें भी वस्तुनिष्ठता नहीं बचेगी। तो एग्जाम की वस्तुनिष्ठता का मतलब है जो एग्जामिनर्स हैं उनका उसमें प्रक्रिया में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, उनकी जो प्रतिरूप है या छवि है वो उसमें ना दिखे, वो उससे अलग हो, उसे वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। तो एक्यूरेसी में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो माना ही जाता है एक्यूरेट है। अब आते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और वैधता। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, अब आप समझना इसको, जैसे ये हमने हमने दायरा लिया और बच्चों के मार्क्स देखे गए, सभी बच्चों के मार्क्स देखे गए। बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से, मतलब बच्चों के मार्क्स क्या हैं, आसपास आ रहे हैं। एक बच्चे ने एक बार दिया, 2 बार, 3 बार, अलग अलग परिस्थितियों में लगभग एवरेज बच्चे के मार्क्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो एग्ज़ाम क्या है, रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो विश्वसनीय है। ये है वैलिडिटी, ये वैलिडिटी है। विश्वसनीयता क्या होगी, विश्वसनीयता होगी जो विषय के सटीक, बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछे जाएं और बच्चों के जो मार्क्स हों वो भी वहीं पर रहें, तब परीक्षा की विश्वसनीयता अधिक होती है और एक्यूरेसी भी वहाँ पर अधिक मानी जाएगी, क्योंकि जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो तो शामिल इसमें हो ही गई है। देखो वैलिडिटी का मतलब क्या है, सभी बच्चों के नंबर आसपास हो, चाहे वो पेपर यहाँ हो, कहीं भी हो, वो उसकी वैलिडिटी में शामिल हो जाएगा। लेकिन विश्वसनीयता कब हो जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी कब हो जाएगी, रिलायबिलिटी तब हो जाएगी जब वो एक्यूरेट, जैसा चाहा गया है वैसा पेपर, विषय के पास में पेपर हो और बच्चों के नंबर भी ठीक हो, जैसे परफॉर्मेंस है, तो उसे कहा जाएगा विश्वसनीयता। शुद्धता किस पर चली जाएगी, विश्वसनीयता के अधिक करीब शुद्धता मानी जाती है, वैधता के आसपास शुद्ध माना जाता है। ये फिर से हम उल्टा बोल गए हैं, सॉरी, इसको फिर से हम करेक्ट कर लेंगे। वैधता बिल्कुल यही है, वैधता यहाँ हो जाएगी और जो विश्वसनीयता है वो इस तरह से हो जाएगी। हम खुद इसमें कंफ्यूज हो गए, वापस से आपको करेक्ट कर देते हैं। विश्वसनीय क्या होता है, विश्वास कब हो जाता है, जब बच्चों के पेपर में जो मार्क्स हैं वो आसपास आते हैं तो हमें भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। लेकिन वो वैलिड कब माना जाता है, एक्चुअली में वैलिड तब माना जाता है जब जो पेपर है वो टू द पॉइंट या सटीक या जिस विषय के बारे में होने चाहिए प्रश्न, उस विषय के बारे में है, जैसे बच्चों के नंबर होने चाहिए वैसे हैं। तो वैलिडिटी के अंदर क्या रहेगी, विश्वसनीयता रहती है।
विश्वसनीयता रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, वैधता के अंदर विश्वसनीयता रहती है, इसलिए शुद्धता अल्टीमेटली किस पर डिपेंड है, वैधता पर डिपेंड है। ये वैधता होती है और ये एक्यूरेसी विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है। उम्मीद है ये अंतर क्लियर, और इसको हम एक बार और समझा चुके हैं, तो आप वहाँ भी क्वेश्चन में ही समझाया था, इसी तरह से समझाया था, 2-2 3-3 डायग्राम लेकर समझाए थे, तो वहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है जो हमारा भी थोड़ा इन दोनों में मिल रहा था वो भी अलग हो गया है, वैधता क्लियर है और विश्वसनीयता क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है मूल्यांकन का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन है, शिक्षण उद्देश्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित है मूल्यांकन। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम मूल्यांकन को पढ़ना शुरू करते हैं तो मूल्यांकन की सबसे खास विशेषता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप मूल्यांकन पूरा सिलेबस होने के बाद ही मूल्यांकन करें। इसलिए हम देखते हैं जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो नवीन शिक्षा पद्धति है, उसमें टेस्ट को भी महत्व दिया जाता है, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, और फिर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, तमाम सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं और सभी को मिलाकर लास्ट में रिजल्ट बना दिया जाता है। तो अकेली एक परीक्षा को मूल्यांकन का आधार नहीं माना जाता और मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक और उदाहरण के तौर पर हम लें, जब बच्चे के उस पर जो डायरी होती है उस पर नोट लिखा जाता है तो बच्चे को लगातार ऑब्जर्व किया जाता है वो क्लास में किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो वो लगातार मूल्यांकन वहाँ पर बच्चे का चल रहा है। तो मूल्यांकन निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारा सही आंसर होगा। सबसे सटीक मूल्यांकन के बारे में छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का माध्यम है, तो अकेला वो नहीं करता है, और भी सारी चीज़ें एकत्रित की जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम सत्य कथन है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, सीटेट में 2012 में गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब होता है कि आप बच्चे को एक कंडीशन दें और बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चे को कंडीशन दें और बच्चा उस कंडीशन में पढ़ना, समस्या को हल करना सीखे, उसमें वो इन्वॉल्व हो, तब जाकर कहीं वो अपने आप को जो परिस्थितियां हैं उनमें ढालने के लिए रेडी कर पाता है, विभिन्न परिस्थितियों को वो हल कर पाता है। तो समस्या समाधान जो विधि होती है उसमें बच्चा स्वयं एक्टिव होता है, खोज करता है, अलग अलग स्थितियों में ज्ञान को सीखता है, नियम के साथ बंधकर उन्हें हल करने की कोशिश करता है। दूसरा इसमें जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल होता है जब बच्चा स्वयं करता है तो सबसे ज़्यादा सीखता है, स्वयं करता है सबसे ज़्यादा सीखता है, और भूल एवं सुधार इसमें लगातार चलता रहता है। जब बच्चे को समस्या समाधान के लिए दी जाती है तो उससे भूल भी हो जाती है और उससे वो सीखते रहता है, तो कई सारी भूल उसकी हटती जाती हैं समस्या समाधान विधि में। अब इसके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना गणित को समस्या समाधान नहीं। विद्यार्थी को खुली समझ वाला बनाते हुए उसमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता, खोज परक, गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मक और खोज परक चिंतन विकसित करना। बिल्कुल ठीक बात है। गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन और सटीक लग रहा है। पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं को, संकल्पनाओं को पढ़ना नहीं, ए नहीं। विद्यार्थी को खुली समझ वाला बनाते हुए उसमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता, खोज परक, गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मक और खोज परक अन्वेषणात्मक चिंतन को विकसित करना, ठीक है। गणितीय बोध, ज्ञान या भाव, विचार, तकनीक के पदानुक्रमिता का मतलब है जो ऑर्डर है, जैसा हमने बोला कि बच्चा क्या करता है फिर उन नियमों को क्या करता है उसमें अप्लाई करता है, तो पदानुक्रमिता इसमें शामिल निश्चित रूप से होगा के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश वो प्राप्त करता है समस्या समाधान में। पद्धति है, बिल्कुल ये चीज़ें भी हैं, बिल्कुल सही बोला, लेकिन जो क्रमिक है, व्यवस्थित दिशा निर्देश हैं, वो उसमें खास हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो व्यवस्थित तरीके से आता है। कैलकुलेशन में आप अपनी सीधी टॉप लेवल एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर से हम सीखते चलते हैं।
ट्राइंगल आप उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ फिर आगे चल के धीरे धीरे सीखते हैं। तो पदानुक्रम का बहुत विशेष महत्व हो जाएगा, माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा का निश्चित महत्व होगा। तो ये लिए हमने आज कुछ क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, लेवल ठीक लगा होगा। और हम आज शाम तक या आज रात तक आप लोगों के लिए साइंस का जो लेक्चर हमने सोचा है कि साइंस हम अलग से आप लोगों को सीटेट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे, वो आज आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम। मिलते हैं शाम को। थैंक यू।